नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को दिल्ली की सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर क्या हुआ, इसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन देश के स्वाभिमान को कुचलने वाली साजिश की पूरी स्क्रिप्ट अब धीरे धीरे साफ हो रही है। क्या होता है टूलकिट और साजिश वाले टूलकिट का कैसे इस्तेमाल हुआ, यह सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। उम्र भले 21 साल हो, लेकिन जिस आरोप में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि किसानों के समर्थन में बनी विवादित टूल किट, या यूं कहें कि हिंसा के प्लान वाली किट दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर शेयर की। उसे ज्यादा भड़काऊ बनाने के लिए एडिट भी किया। कोर्ट ने दिशा को 5 दिन के रिमांड में भेज दिया और इसके बाद सियासत शुरू हो गई। कोई बोलने की आजादी का मुद्दा ले आया, किसी ने कहा कि सरकार 21 साल की लड़की से डर गई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से। मेरी खुद की बेटी है और मुझे ऐसे लगा कि ये 21 साल की जो छोटी जो लेडीज़ हैं, मेरे को ऐसे लगा कि ये जो लड़की है जिसने देखा कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। I don't think that a tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India. सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। 56 इंच की छाती वाली सरकार एक, और हमारे देश की प्रभुता और अखंडता इतनी कमजोर है कि किसी भी चीज से हिल जाएगी। और जरा ये देखिए कि समर्थन में कौन कौन आगे आया। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद, खालिस्तानी मो धालीवाल, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई, ये सब दिशा रवि के साथ खड़े हो गए। लेकिन इसी बीच दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग का सनसनीखेज चैट सामने आया है, जिसमें दिशा ग्रेटा से कह रही हैं, हमें कुछ समय तक चुप रहना चाहिए, मैं वकीलों से बात करूंगी। सॉरी, लेकिन उसमें हमारा नाम है, हमारे खिलाफ यूएपीए लगना पक्का है। अगर देश विरोधियों के मन में जो देश विरोध का बीज है उसका समूल नाश नहीं करेंगे तो ये छूत की बीमारी होती है, इसकी और फैलने का डर होता है। टूल किट मामले में एक और आरोपी की तलाश तेज हो गई है। निकिता जेकब नाम की इस आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। खालिस्तानी संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मो धालीवाल ने निकिता जेकब से संपर्क किया था। 26 जनवरी से पहले एक जूम मीटिंग भी की गई, जिसमें मो धालीवाल, निकिता और दिशा शामिल हुए। उधर किसान के नाम पर लगातार सक्रिय दिख रही कांग्रेस की भारी फजीहत हो गई है। कांग्रेस नेता विद्या रानी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि किसानों को चाहे पैसे दो या शराब बांटो, लेकिन आंदोलन चलना चाहिए। इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ कि इसको आगे चलाना है। तो ये मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। तो जिस टूलकिट को लेकर देश की सियासत में उबाल है, उस टूलकिट के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। जानना जरूरी है कि क्या होता है टूलकिट। अब जरा समझिए इसे। टूलकिट एक डॉक्यूमेंट है। टूलकिट का इस्तेमाल सोशल मीडिया के संदर्भ में होता है। स्ट्रेटजी के तहत टूलकिट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके पीछे एक रणनीति होती है और टूलकिट बताता है कि किसी समस्या के समाधान के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर समर्थन कैसे जुटाया जाए और किस तरीके से हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए,
और प्रदर्शन के दौरान अगर कोई दिक्कत आए तो कहां कांटेक्ट करें, कैसे उसका समाधान निकाला जाए और इस दौरान क्या करें और क्या करने से बचें। तो ये टूल किट आपको बताता है। ये पूरी तरीके से एक डॉक्यूमेंट है जो रणनीति के धागे में पिरोई हुई होती है। अब बात करते हैं पैक्स चुनाव की, जहां पर घमासान और महाभारत मच गया। दानापुर दियारा में पैक्स चुनाव में जमकर मारपीट हुई। 2 उम्मीदवारों के समर्थकों ने वोटिंग के दौरान गदर मचाया, जिस पर पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। ये तस्वीरें दानापुर दियारा के हेतनपुर की है। जहां जमकर कुर्सियां चल रही हैं। पुलिस लाठियां बरसा रही है। जिसे देखिए दूसरे को पीटने पर आमदा है। पुलिस लाख दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, लेकिन स्थानीय लोग लाठी खाकर भी लड़ाई करने से बाज नहीं आ रहे। महाभारत जैसी स्थिति पैक्स चुनाव की है। सुबह से बड़े आराम से लोग वोटिंग कर रहे थे। अपने अपने उम्मीदवारों की किस्मत तय कर रहे थे। वोटिंग को लेकर उत्साह भी था। महिला पुरुष से लेकर दिव्यांग तक वोटिंग करने पहुंचे थे। लेकिन अचानक वोटिंग बूथ नंबर 5 के बाहर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है और फिर जो होता है उसका हाल देखिए। ये तो शुक्र है कि वोटिंग से पहले ही पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, नहीं तो जिस तरह से 2 पक्षों में भिड़ंत हुई है, स्थिति बेकाबू हो सकती थी। दानापुर से संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, तो समझना जरूरी है कि जिस पैक्स चुनाव में महाभारत मचा वो पैक्स दरअसल है क्या और वो उसका गठन किस मकसद से किया गया। समझिए इसे। 2006 में बिहार में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया। एपीएमसी खत्म करने के बाद सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की। नई व्यवस्था के तहत नई एजेंसी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बनी और पैक्स के जरिए ही धान की खरीद होती है। जो साहूकारों के चंगुल में फंसे होते हैं उनसे छुड़ाने के लिए, साहूकारों से छुड़ाने के लिए पैक्स का गठन हुआ और किसानों को सस्ते ब्याज पर कर्ज दिलाने में ये मददगार है। इसके अलावा क्या चीजें हैं? इसके अलावा ये है कि खाद, बीज और दवाइयां दिलाने में भी पैक्स मदद करता है। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो बिहार में कुल 8,463 पैक्स हैं। पैक्स ग्राम पंचायत और गांव स्तर पर काम करती हैं। चलिए अगली खबर। पटना में एलजेपी सांसद चंदन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की तो सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार जेडीयू नेता अशोक चौधरी से मिले। इन 2 मुलाकातों के बाद बिहार में राजनीतिक क्यासबाजी तेज हो गई। राजनीतिक मेल मिलाप की इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर सीएम नीतीश कुमार और एलजेपी सांसद चंदन की मुलाकात की है, तो दूसरी तस्वीर सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और मंत्री अशोक चौधरी की है। इन दोनों मुलाकातों ने बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है और सवाल उठने लगा है कि इन मुलाकातों के मायने क्या हैं? क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है? इन मुलाकातों को खास क्यों कहा जा रहा है? इसे समझने के लिए तस्वीरों के अंदर की बात और उसकी सियासत को समझना होगा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार और चंदन सिंह 2 ऐसी पार्टियों के नेता हैं जिनके बीच जबरदस्त सियासी तल्खी है। इस सियासी तल्खी की शुरुआत तो विधानसभा चुनाव के पहले हुई थी। चुनाव के समय एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हर रोज नीतीश कुमार पर हमला बोलते थे। नीतीश कुमार से अदावत की वजह से ही चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए से नाता तोड़ लिया। जेडीयू के खिलाफ करीब करीब हर सीट पर उम्मीदवार उतारे, जिसका खामियाजा नीतीश की पार्टी को भुगतना पड़ा।
अब अगर उस पार्टी का सांसद जेडीयू से संबंध रखने वाले सीएम से मिले और कहे कि बातें सिर्फ नवादा के विकास की बात तक सीमित है, तो इसे पचा पाना शायद मुश्किल है। खैर, अब दूसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं। दूसरी तस्वीर सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की है। इस मुलाकात को खास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महागठबंधन में शामिल सीपीआई और एनडीए में शामिल जेडीयू दो अलग अलग धड़े हैं। दोनों की विचारधारा अलग है। खास बात यह है कि कन्हैया कुमार भी नीतीश पर हमलावर रहते हैं, वहीं बीजेपी के खिलाफ भी बयान देते रहते हैं। ऐसे में इस मुलाकात के भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कन्हैया कुमार की अशोक चौधरी से मुलाकात तब हुई है जब उनकी ही पार्टी कन्हैया कुमार के खिलाफ हो चुकी है। कन्हैया पर आरोप है कि उन्होंने सीपीआई नेता से मारपीट की, जो घटना दिसंबर के महीने में बेगूसराय में घटी थी, और इसको लेकर पार्टी ने हैदराबाद में कन्हैया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। मतलब सीपीआई में कन्हैया के लिए सब कुछ ठीक नहीं है और सीपीआई से बढ़ती कन्हैया की दूरी आने वाले दिनों में जेडीयू से नजदीकी का कारण बन सकती है। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार आने वाले दिनों में कन्हैया को पार्टी का चेहरा बनाएंगे और चंदन के जरिए चिराग को बुझाने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो दरअसल विधानसभा चुनाव में एलजेपी की वजह से जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जेडीयू को 41 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवारों की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। चिराग के सियासी हट की वजह से महागठबंधन के खाते में मात्र 42 सीटें चली गईं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का स्टैंड नीतीश कुमार के खिलाफ है। विकास की बात करें तो विकास के नीतीश मॉडल पर चिराग हमेशा सवाल खड़े करते रहे हैं। एलजेपी सांसद की सीएम से मुलाकात चिराग पासवान के स्टैंड से हटकर है। नवादा सांसद और सीएम की मुलाकात एक बड़ा इशारा है और जनवरी में एलजेपी के 27 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर एनडीए को अपना समर्थन दिया था। अब चलिए मौजूदा हालात की बात करते हैं तो चिराग पासवान के नेतृत्व पर बड़े सवाल ये खड़े करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने आज रात 12 बजे से फास्टैग जरूरी कर दिया है। फास्टैग नहीं होने पर आपको टोल से गुजरने के लिए दोगुनी रकम देनी पड़ सकती है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है और टोल प्लाजा से आपका आना जाना लगा रहता है तो फिर सावधान हो जाइए। अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगवाना सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि अब हर गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी है। टोल प्लाजा पर सभी लेन अब फास्टैग वाली ही होंगी। फास्टैग नहीं होने पर डबल टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स कैशलेस करने के लिए फास्टैग जरूरी है और फास्टैग के साथ माई फास्टैग ऐप भी अनिवार्य किया गया है। फास्टैग के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए जान लीजिए कि फास्टैग होता क्या है। फास्टैग एक स्टिकर होता है। फास्टैग गाड़ियों के विंड स्क्रीन पर लगता है। फास्टैग टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है। कनेक्ट होते ही अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कट जाते हैं। NHAI टोल या बैंकों से फास्टैग स्टिकर खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी फास्टैग उपलब्ध हैं। इसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करा सकते हैं। इसे DL और वाहन रजिस्ट्रेशन दिखाकर खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 100 रुपए है और इसके लिए 200 रुपए सिक्योरिटी देनी होती है। बता दें कि फास्टैग लगाने के नियम से फिलहाल 2 पहिया वाहन को छूट दी गई है और इसके इस्तेमाल से 4 पहिया या कमर्शियल वाहन चालक को टैक्स के भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है, जिससे समय की बचत होगी और निश्चित तौर पर इससे ईंधन की भी बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो समझना जरूरी है कि फास्टैग से आपको फायदा क्या होगा। फास्टैग इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टोल प्लाजा पर लंबी लाइन नहीं लगानी होगी।
यानी कि पेमेंट की सहूलियत की वजह से किसी को नकदी साथ में रखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि आप अपनी शीशे को आपको नीचे नहीं उतारना होगा। समय बचने के साथ पेट्रोल या फिर डीजल की भी आपको बचत होगी। वाहनों की लंबी लाइन कम होने की वजह से प्रदूषण कम होगा और टोल प्लाजा पर पेपर का इस्तेमाल भी कम होगा। तो फास्टैग अकाउंट से शुल्क कटते ही आपके पास एक एसएमएस आएगा। एसएमएस के जरिए आपको फास्टैग अकाउंट में कितनी राशि कटी है, कितनी बची है, यह पता चलेगा और उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। व्यवस्था ऑनलाइन होने से ठगी की संभावना थोड़ी कम होगी और यह है फास्टैग के फायदे। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार होती वृद्धि के बाद पटना में ऑटो के किराए में करीब 30% तक वृद्धि की गई है। हालांकि अभी ऑटो चालक यात्रियों से बढ़ा हुआ भाड़ा नहीं ले रहे, लेकिन यात्री परेशान जरूर हैं। यात्रियों की जेब पर किराए की मार। 30% तक बढ़ा ऑटो का किराया। पटना के यात्री परेशान। पटना में ऑटो का किराया 30% तक बढ़ा दिया गया है। ऑटो के बढ़े हुए किराए को लेकर एक लेटर भी जारी कर दिया गया है। हालांकि ऑटो चालकों का कहना है कि 1-2 दिन में वो बढ़ा किराया लेना शुरू कर देंगे। अभी तो लागू नहीं हुआ, देखिए कल से होता है या परसों से होता है। हाँ जारी कर दिया, लेकिन हम लोग का भी संगठन है ना, जैसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सब होता है। अब अगर आप पटना के रहने वाले हैं या अगर आपको पटना में ऑटो से सफर करना है तो जान लीजिए कि कहां से कहां तक जाने के लिए कितना किराया देना होगा। हनुमान नगर से पटना जंक्शन जाने के लिए जो किराया पहले 12 रुपए होता था, अब वो 15 रुपया हो गया है। कंकरबाग से पटना जंक्शन जाने का ऑटो भाड़ा अब 10 रुपए से बढ़कर 13 रुपए हो गया है। पटना जंक्शन से बोरिंग रोड जाने का ऑटो भाड़ा अब 12 रुपए से बढ़कर 14 रुपए हो गया है। वहीं राजापुर पुल से पटना जंक्शन का ऑटो भाड़ा 14 रुपए से बढ़कर 16 रुपए हो गया है। पटना जंक्शन से पाटलिपुत्रा तक का ऑटो भाड़ा 17 रुपए से बढ़कर 19 रुपए हो गया है। पटना जंक्शन से हड़ताली मोड़ तक का ऑटो भाड़ा 12 रुपए से बढ़कर 14 रुपए हो गया है। पटना जंक्शन से आशियाना मोड़ तक का ऑटो भाड़ा 17 रुपए से बढ़कर 20 रुपए कर दिया गया है। पटना जंक्शन से गर्दनी बाग का ऑटो भाड़ा 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया गया है। वहीं पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर तक का ऑटो भाड़ा 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए हो गया है और पटना जंक्शन से अगम कुआं तक का ऑटो भाड़ा 15 रुपए से बढ़कर 17 रुपए हो गया है। मतलब पटना में आपको कहीं से कहीं जाना हो, कम से कम 2 रुपए ज्यादा देना ही होगा। बढ़े हुए किराए को लेकर यात्री परेशान हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं और डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं। पब्लिक कैसे मेंटेन करेगा इस चीज को? बहुत के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है और पब्लिक का किराया बढ़ रहा है, तो मेंटेन कहाँ से हो पाएगा? आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। ऑटो चालकों ने आज से किराया ना लेकर यात्रियों को 1 दिन की राहत दे दी है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर किराए का ये बोझ पटना के यात्रियों को उठाना ही पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर को समझते हैं। कल से पटना में 30% ऑटो किराया बढ़ जाएगा, तो लोगों को पहले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मतलब कि पहले से ज्यादा आपकी जेब पर मार पड़ेगी। 10 रुपए की जगह आपको 13 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और यहां 2 रुपए की वृद्धि दिखती है। मसलन अगर बोरिंग रोड चौराहे से पटना जंक्शन तक का किराया अगर देखें तो 12 रुपया भी है, जो अब 14 रुपए आपको देना होगा। इसी तरीके से हर रूट पर निर्धारित किराया यहां पर रखा गया है। तो फिलहाल खबर तो समझिए के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।